देखिए, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। व्यापारियों और प्राइवेट कंपनियों की साठगांठ ने इस मिनिमम प्राइस को मैक्सिमम प्राइस बना दिया है, क्योंकि उनका तर्क है कि जब सरकार इस एमएसपी पर फसल खरीद रही है तो हम क्यों इससे ज्यादा दाम दें। तो सिर्फ चावल और गेहूं ही क्यों, दरअसल हम और आप जैसे 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री राशन भी तो देती है। आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कहीं धरना लगा के बैठे हो कि हमारा भी लोन माफ करो, हमारा भी लोन माफ करो, लेकिन जब किसान अपनी एक किस्त का ख्याल नहीं रखता तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले स्वामीनाथन जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था, लेकिन उन्हीं की रिपोर्ट अभी किसी कोने में धूल चाट रही है। और हम बोले ना कि ये प्रोटेस्ट पंजाब से जुड़ा है, और पंजाब में खालिस्तानी एक्टिविस्ट भी है। ओहो नमस्कार, स्वागत है आपका एक लंबे अरसे बाद हमारे इस नए एपिसोड में। लेकिन स्वागत तो सरकार ने भी खूब किया है किसानों का। काफी बैरिकेडिंग की गई है, आंसू गैस के गोले और कहीं आगे बढ़कर गोलियां भी चलाई गई है। लेकिन हमें क्या, जो लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं वो तो अनपढ़ हैं, इन्हें कोई काम धाम थोड़ी है। यूं ही चले आते हैं दिल्ली हमें परेशान करने, और इन्हें कोई काम तो है नहीं। अरे इन्हें कोई बताओ, ये कोई पुराना भारत थोड़ी है। भारत तो विश्व गुरु बन चुका है, और इलेक्शन से पहले कहीं प्रोटेस्ट हो गया तो सब चौपट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन्हें प्रोटेस्ट करने ही नहीं देंगे, कहीं पता ना चल जाए कि किसानों की डिमांड क्या है। अगर हम इस फार्मर प्रोटेस्ट के डिमांड की बात करें तो ये तो पिछले प्रोटेस्ट जैसी है, कुछ नई नहीं है। जैसे पिछले प्रोटेस्ट में जो लोग मारे गए थे उनको सरकार कंपनसेशन दे, और जिन लोगों पर केसेस हुए थे उनके केस वापस लिए जाए, जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रॉमिस किए थे। और फार्मर्स की कुछ छोटी मोटी डिमांड और भी है जिन्हें गवर्नमेंट बातचीत नेगोशिएशन कर सॉल्व कर सकती है, जिनमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर किसानों की मेन डिमांड 3 है, जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रॉमिस की थी कि हम इन डिमांड को सीरियसली कंसीडर करेंगे जब 3 फार्म लॉ हटाए थे। किसानों की जो पहली डिमांड है वो है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आसान भाषा में ऐसे समझें, एक मिनिमम प्राइस जिसके नीचे किसान को अपनी फसल ना बेचनी पड़े। अगर मार्केट में क्रॉप का सही दाम नहीं मिल पा रहा है तो वो सीधा किसान अपनी फसल को गवर्नमेंट को एमएसपी रेट पर बेचेगा। जैसे इसे एक उदाहरण से समझते हैं, सरकार ने 1 कुंटल गेहूं का एमएसपी 2275 रखा है। अगर किसान को इससे ज्यादा कहीं और दाम मिल रहे हैं तो उसे वहां बेच सकता है। अगर मंडी में उसे कम दाम मिल रहा है तो उसे मंडी में बेचने की बजाय वो सरकार को इस मिनिमम प्राइस पे बेच सकता है, ताकि किसान को नुकसान ना हो। देखिए, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। व्यापारियों और प्राइवेट कंपनियों की साठगांठ ने इस मिनिमम प्राइस को मैक्सिमम प्राइस बना दिया है। जब से एमएसपी आई है, लोगों ने मंडी में इस मिनिमम प्राइस से ज़्यादा देना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उनका तर्क है कि जब सरकार इस एमएसपी पर फसल खरीद रही है तो हम क्यों इससे ज़्यादा दाम दें। कितना सिंपल है ना। पर सवाल यह है, क्या सभी फसलों पर एमएसपी मिलती है? दरअसल 23 फसलों पर सरकार साल में 2 बार एमएसपी डिक्लेयर करती है, और उनमें से सिर्फ चावल और गेहूं को ही खरीदती है। तो सिर्फ चावल और गेहूं ही क्यों, दरअसल हम और आप जैसे 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री राशन भी तो देती है। उसे चावल और गेहूं तो चाहिए रहता है, इसलिए एमएसपी पर खरीद लेती है और बाकी फसलों से किनारा कर लेती है। ये टीवी वाले भाई, ये सफेद कपड़ा, ओ ए और यही कारण है कि ज्यादातर किसान एमएसपी का लाभ नहीं उठा पा रहे, और वो डिमांड कर रहे हैं कि सरकार 23 फसलों पर उन्हें एमएसपी की गारंटी दे, ताकि किसान को अपनी फसल एमएसपी से कम दाम पर ना बेचनी पड़े। किसानों की जो दूसरी सबसे बड़ी डिमांड है वो है कर्ज माफ। लेकिन जब भी लोन माफ करने की बात आती है तो अखबारों में, सोशल मीडिया पर एक अजीब सी डिबेट छिड़ जाती है कि अरे हमारे पैसे से किसी का लोन माफ कैसे किया जा सकता है, फिर चाहे वो हम हो, आप हो, अडानी हो, या फिर वो किसान ही हो। लेकिन ये तो कोई ठीक बात नहीं। लेकिन ठीक बात तो ये भी नहीं है कि जब सरकार पिछले 10 सालों में बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट लोन यूं ही राइट ऑफ कर दे। इकोनॉमिक्स की भाषा में समझे तो बस किसी तरह बस रफा दफा ही कर दिया हो। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, तकरीबन 7 लाख करोड़। और अब ये सब बातें हम और आप जैसे लोगों को यूं ही थोड़ी बता दी जाएंगी। आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कहीं धरना लगा के बैठे हो कि हमारा भी लोन माफ करो, हमारा भी लोन माफ करो, क्योंकि सरकार उनका पहले से ही अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन जब किसान अपनी एक किस्त का ख्याल नहीं रखता तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस या बीजेपी। इनको आपके लोन से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है सिर्फ अपने वोट से। और जब भी इलेक्शन आते हैं तो ये बड़े बड़े वायदे करती हैं कि आपका लोन माफ कर देंगे, आपका बिजली का बिल माफ कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, वगैरह वगैरह। अब सवाल ये, क्या किसानों की आय इतनी कम है कि वो अपना लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं? पर मोदी जी ने तो कहा था कि साल 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारा सपना है 2022 में
हमारे किसान की इनकम डबल करना। देखिए ये जुमला है। दोगुनी तो छोड़ो, रूरल इनकम की मदर सिस्टर हो रखी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर रूरल इंडिया के इनकम की बात करें तो पिछले एक दशक में इन्फ्लेशन के साथ आमदनी कम हुई है, बढ़ी नहीं है। अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो 2014 से लेकर 2022 तक एग्रीकल्चर इनकम को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करें तो वो सिर्फ 1% बढ़ी है। 1%। यानी जो किसान पहले 100 रुपए कमा रहा था, अब वो सिर्फ 101 रुपए ही कमा पा रहा है। अब देखा जाए तो देश की आधी जनसंख्या खेतीबाड़ी से जुड़ी है और दशकों से देश का किसान वहीं का वहीं खड़ा है। ना कांग्रेस उसे बाहर निकाल पा रही है, ना बीजेपी। बस इसे लेकर दोनों पॉलिटिक्स करती रहती है और बस जय जवान जय किसान, यही उनके पल्ले है। किसानों की जो तीसरी सबसे बड़ी डिमांड है वो है स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना। जिन लोगों को नहीं पता कि स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है और स्वामीनाथन जी कौन है, उन्हें मैं बता दूं, आज जो एग्रीकल्चर की हालत है इंडिया में, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज़ादी के बाद से ही हमें भूखमरी का सामना करना पड़ा था और हम यूएसए से शिप मंगाते थे अनाज के, तब कहीं जाके हम अपने लोगों का पेट भर पाते थे। एमएस स्वामीनाथन, जो कि एक एग्रीकल्चर फील्ड से साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जिस देश में 70% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, अगर वो अपने ही देश का पेट नहीं भर पा रहे हैं, इसका मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में सुधार की जरूरत है। और उन्हीं के प्रयासों से हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। 2004 में मनमोहन सिंह जी, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके हेड थे एमएस स्वामीनाथन। इस कमेटी का क्या काम था? इस कमेटी का काम था कि वो किसानों की हालत को समझे और उसके ऊपर कोई सोल्यूशन दे। इस कमेटी ने 2008 तक 6 रिपोर्ट सबमिट करी और उस समय की यूपीए गवर्नमेंट ने इस सुझाव को इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया। लगभग एक दशक से भी ज्यादा टाइम हो गया, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने इस रिपोर्ट को सीरियसली लिया। और अभी कुछ दिन पहले स्वामीनाथन जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था, लेकिन उन्हीं की रिपोर्ट अभी किसी कोने में धूल चाट रही है। दरअसल स्वामीनाथन रिपोर्ट में किसानों के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे, जैसे 4% ब्याज पर किसानों को लोन दिए जाए, अगर किसी साल फसल अच्छी ना हो तो ब्याज माफ कर दिया जाए, और एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस हो जो ना सिर्फ क्रॉप को बल्कि फार्मर और लाइफ स्टॉक को भी कवर करे। लाइफ स्टॉक बोले तो पशुपालन। और तीसरा सबसे बड़ा सुझाव था कि एमएसपी को बढ़ाया जाए। वो चाहते थे कि एमएसपी को C2+50 फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाए। आसान भाषा में ऐसे समझे, अगर फसल को उगाने का 1000 रुपये खर्चा आ रहा है तो उसको किसान को 1500 रुपये मिलने चाहिए, यानी 50% प्रॉफिट तो किसान को होना चाहिए। दरअसल किसानों की डिमांड कितनी फेयर है ये नहीं, ये तो एक अलग बात है। हालांकि गवर्नमेंट किसानों से बातचीत भी कर रही है, जिसका नतीजा अब तक नहीं निकला है। और हम बोले ना कि ये प्रोटेस्ट पंजाब से जुड़ा है और पंजाब में खालिस्तानी एक्टिविस्ट भी है। अगर कहीं वो इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं तो ये प्रोटेस्ट को एक अलग डायरेक्शन देंगे, जो कि देश के लिए, किसानों के लिए अच्छा नहीं होगा। और गवर्नमेंट इसको जितना डिले करेगी, ये इशू उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि सड़कों पर बैठा किसान भी हमारा है और ये देश भी हमारा है।